Good morning, dear learners. Hope you are doing good. वेलकम टू नरवाल स्टडी पॉइंट. आज हम लोग करने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर जोग्राफी क्लास 10th का, दैट इज़ लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकॉनमी. इसमें आज हम लोग इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स फर्स्ट. इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं जीवन रेखा क्यों बोला जाता है इसको, यानी लाइफ लाइन क्यों बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को हमारे देश की इकोनॉमी के लिए. जीवन रेखा क्यों बोला जाता है किसको? परिवहन के अंतर्गत कौन कौन सी जो सब टॉपिक्स आते हैं हमारे: सड़क मार्ग, रेलवे, पाइपलाइन, जल मार्ग, वायु मार्ग, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार के रूप में पर्यटन. इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं आप लोगों को दूं तो हमारी जो नेशनल इकॉनमी है ना, वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है. 3 कौन कौन सी? हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा कृषि के बारे में. प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं बेसिकली, जिनसे हमें रॉ मटेरियल मिलता है, तो इसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल हमें मिला उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कच्चे माल को तैयार माल में जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, वो किसके थ्रू होता है? हमारे सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू. इसमें क्या आती है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग करने वाले हैं जो नेशनल इकॉनमी का थर्ड बेसिक स्टैंड जो है वो है टर्शरी सेक्टर हमारा. और टर्शरी सेक्टर में 2 चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों है? मान लीजिए हमारे पास प्रॉपर क्वांटिटी में रॉ मटेरियल भी है और हमने उस रॉ मटेरियल से ट्रांसफॉर्म भी कर लिया. जो प्रोडक्ट हमने बनाना था, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था हमारा, वो हमने बना लिया उस कच्चे माल से. लेकिन अगर हमने वो बना के सिर्फ उसको फैक्ट्रीज़ तक ही सीमित रखा, तो क्या वो हमारे किसी काम का है? क्या उसका हमारी इकोनॉमी में उसका कोई पार्टिसिपेशन होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कोई चीज़ तभी तो करेगी, कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट तभी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेगा जब उसका विनिमय होगा, व्यापार होगा, ट्रेड होगा. तो ट्रेड किसकी हेल्प से होगा? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से होगा. तो इसमें बेसिकली जो आपको एक सीक्वेंस समझने की ज़रूरत है. सबसे पहले हमारे पास सप्लाई लोकेशन होता है और उसके बाद डिमांड लोकेशन, यानी कि सप्लाई लोकेशन से किसी चीज़ को आपने डिमांड लोकेशन तक पहुंचाना है. उसके बीच में जो आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो, वो कौन करता है? हमारा ट्रेडर यूज़ करता है. मान लीजिए आपके पास जो है अपने इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में लेज़ जो है वो बना के रख ली, और अभी आपका मन होता है कि आपको लेज़ खानी है या कोई भी बिस्किट, चॉकलेट वगैरह जो भी आपने खाना है. लेट अस इमेजिन कि हमने लेज़ का पैकेट चाहिए. तो हमारी डिमांड है ना वो, कि हमें लेज़ चाहिए. क्या वो हमारी पास की शॉप में मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो बात की बात है. तो उसके बाद हम लोग शॉप पे जाते हैं. तो शॉप पे वो कहाँ से आई होगी? शॉपकीपर ने अपने घर पे तो बनाया नहीं होगा उसका. तो उसको कहाँ पे बनाया गया होगा? फैक्ट्री में बनाया गया होगा, इंडस्ट्री में बनाया गया होगा. तो सप्लाई कहाँ से हुई है? वो उस शॉपकीपर के पास. तो सप्लाई लोकेशन हमारे पास, सप्लाई कहाँ से हुई है? वो इंडस्ट्री से हुई है. और फिर उसको डिमांड लोकेशन तक पहुँचाना है. डिमांड लोकेशन यानी जब इंडस्ट्री में वो बन गई, फैक्ट्री में जब हमारे जो चिप्स हैं वो बन गई हैं, तो उसके बाद उसको डिमांड लोकेशन तक तो पहुँचाना है, यानी जिन लोगों को वो चीज़ चाहिए उन तक पहुँचाना है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बीच में कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. उसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग पहुँचाएंगे, तभी क्या है, हमारी उस बनाई हुई चीज़ का कोई फ़ायदा है, तभी वो हमारे देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाती है. सो इट्स वेरी इजी कि जब सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशंस तक ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेजे जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि तभी वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है. सो पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो नो डाउट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, लेकिन एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर द स्पेस, यानी उनकी मूवमेंट होना भी ज़रूरी है. सिर्फ प्रोडक्शन ही ज़रूरी नहीं है गुड्स का,
प्रोडक्शन के साथ साथ ज़रूरत किस चीज़ की है, मूवमेंट की ज़रूरत है, यानी सप्लाई लोकेशन से उसको डिमांड लोकेशन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तभी वो हमारी इंडियन इकोनॉमी या फिर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगी, तभी उसको लाइफलाइन हम लोग बोलेंगे। तो हमारी जो लाइफलाइन है इकोनॉमी की, वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो देश की जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा हमारे जो चैप्टर है, अगर हिंदी में मैं बताऊं तो इसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो जीवन रेखा इसको क्यों बोला गया वो मैंने आपको बता दिया है। संचार और परिवहन के आधुनिक साधन जो लोगों को एक साथ लाते हैं और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? जीवन रेखा बोला जाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था की। आज की क्लास में जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो परिवहन के साधन जो वस्तुओं, सेवाओं और मनुष्यों या जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में संभव होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन के साधन बोलते हैं। बेसिकली इसमें हमारे 3 डोमेन्स हो सकते हैं, यानी 3 तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, बाय लैंड, बाय वाटर एंड बाय एयर। परिवहन के विभिन्न साधन हैं जिनके माध्यम से इन वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही होती है। 3 हमने डोमेन जो बात करी वो हैं भूमि, जल और वायु। इन 3 तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। संचार के माध्यम, ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक है, इसको हम लोग अभी बीच में नहीं करते, हौच पौच हो जाएगा ज़्यादा। तो यातायात में हमारा रोडवेज हो सकती हैं, यानी भूमिगत जो भी रास्ते होते हैं हमारे, रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइन। पानी के अंतर्गत क्या हो सकता है? इनलैंड्स, सबमरीन्स वगैरह, नाव, बोटिंग्स, वो सारी चीज़ें पानी वाले ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आती हैं। फिर है हमारा वायु। वायु में क्या हो सकता है? यानी हवाई मार्ग, घरेलू वायु मार्ग, इसमें हम लोग सार्वजनिक उपक्रम का यूज़ कर सकते हैं या फिर निजी एयरलाइंस किसी के हो सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। भूमि परिवहन में रोडवेज, रेलवे और पाइपलाइन शामिल होते हैं। भूमि परिवहन यानी बाय रोड, अगर आपको कहीं पे जाना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है बाय रोड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूमि परिवहन यानी लैंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें सड़क मार्ग सबसे पहला आता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जो लगभग 56 लाख किलोमीटर है। कीप इट इन माइंड कि कितना बड़ा जो हमारा सड़क नेटवर्क है, रोड जो मैपिंग है हमारी, वो कितनी बड़ी है? 56 लाख किलोमीटर है। It is one of the most largest network। रेलवे की तुलना में रोडवेज के लाभ क्या हैं? अब मतलब रेलवे और रोडवे में इन्होंने डिफरेंशिएशन करके बताया है कि रेलवे जो है उसकी बजाय क्या फ़ायदे हैं हमारे रोडवेज के। सड़कों की निर्माण लागत रेलवे लाइनों की तुलना में कम है। सबसे पहले तो इकोनॉमिकली ये क्या है, जो हम लोग रेलवे लाइंस बनाते हैं ना, वो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी रोड के, सड़क की। सड़कें तुलनात्मक रूप से अधिक विच्छेदित और लहरदार सतलाकृति में चल सकती हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जब पहाड़ी एरिया में जाते हो, पर्वतों पे जाते हो, तो वहाँ पर रोड जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ऐसे लहरदार हो सकती हैं। क्या रेल जो लाइन है वो इस तरीके से बिछाई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। रेलवे ट्रैक्स आपने देखा होगा मोस्टली सीधे बनाए जाते हैं, लेकिन हमारी जो सड़कें हैं वो इस तरीके से भी बनाई जा सकती हैं कि ढलान वाले एरिया पे आप लोग गाड़ी जो है वो चला पाओ। तो सड़कें ढलान के उच्च ढाल पर भी बनाई जा सकती हैं। कम दूरी पर कुछ व्यक्तियों और अपेक्षाकृत कम मात्रा में माल के परिवहन में सड़क परिवहन किफ़ायती है। अब मान लीजिए आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, क्या उसके लिए आप लोग रेलवे लाइन का यूज़ करोगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आप लोग सड़क परिवहन का यूज़ करोगे, आप बाय रोड जाओगे। और नेक्स्ट है हमारा डोर टू डोर सेवा प्रदान करने के लिए। अब आप लोग घर पर बैठे हुए ई कॉमर्स जो हमारा चल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू जब आप लोग व्यापार करते हो, दैट इज़ ई कॉमर्स। यानी आपने घर पे बैठे हुए अमेज़न पे शॉपिंग करी, फ्लिपकार्ट पे करी, या फिर आपने स्विगी, जोमेटो से आपने कुछ ऑर्डर करा है, तो वो लोग आपके घर पे वो आपकी चीज़, आपका प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचा के जाते हैं। डोर टू डोर सेवा, बाय रोड आते हैं ना वो, रेलवे लाइन के थ्रू तो नहीं आते ना। तो डोर टू डोर सेवा के लिए जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? सड़क मार्ग हैं। परिवहन के अन्य मॉडलों के लिए फीडर है,
जो हमारा सड़क परिवहन है ना, वो फीडर की तरह काम करता है बाकी परिवहन के मॉडलों के लिए। फीडर की तरह काम कैसे करता है? मान लीजिए आपने रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप कैसे जाओगे? बाय रोड ही जाओगे। आपने एयरपोर्ट पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे? बाय रोड जाओगे। तो फीडर की तरह काम करता है। आपने बाकी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम अगर यूज़ करना है, तो आप किसकी हेल्प लोगे? सड़क परिवहन की हेल्प लोगे। तो इसलिए जो रेलवे मार्ग है उसके कंपैरिजन में सड़क मार्ग ज़्यादा एसेंशियल और बेनिफिशियल माना जाता है। भारत में सड़कों का वर्गीकरण। अब भारत में सड़कों को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है? भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। क्वाड्रिलेटरल आप लोग समझते हो, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। कोई ऐसी शेप जिसमें क्या है, 4 साइड होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 4 शहरों को जोड़ता है। तो जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे 4 शहर कौन कौन से? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करेगा? देश के अंतरिम छोर को जोड़ता है। यानी कि जो हमारी मैपिंग के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैप हमने लगाया हुआ है अपनी पीडीएफ में, तो उसमें आप लोग आसानी से समझ जाओगे। राज्य राजमार्ग क्या होता है? राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जो जोड़े। जिला सड़कें जो जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से जो जोड़ेंगी। अन्य सड़कें हो सकती हैं हमारी इसके अलावा जो गाँव को गाँव से या फिर गाँव को कस्बों से जोड़ती हैं। ग्रामीण सड़कें हो सकती हैं। सीमा सड़कें कौन सी होंगी? उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा से अधिक रणनीतिक स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए हमारी सीमा सड़कें हो सकती हैं। सबसे पहले हमने देखा था स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? एक 6 लेन का हमारा एक सुपर हाईवे है। 6 लेन का हमारा सुपर हाईवे है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ता है। श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला क्या है हमारा? उत्तर दक्षिण गलियारा। और सिलचर और पोरबंदर को जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा। ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। इन सुपर हाईवे का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भारत के मेगा शहरों के बीच समय और दूरी को कम करना है। यानी अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है, तो भारत के जो मेगा शहर हैं उनके बीच में जाने के लिए समय भी कम लगे और दूरी भी जो है वो उसको कम से कम की जा सके। तो इन ट्रांसपोर्टेशंस का और इन नेशनल हाईवेज़ का मेन उद्देश्य, मेन मोटो, मेन पर्पस यही था कि हमारे जो मेगा सिटीज़ हैं उनके बीच में समय की और दूरी को जो है वो कम किया जा सके। इन राजमार्ग परियोजनाओं को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यानी जो हमारे ये नेशनल हाईवेज होते हैं, ये किसके द्वारा इनकी देखरेख की जाती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नाही के द्वारा इनकी जो देखरेख है वो की जाती है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD इनकी देखरेख करता है, इनका रख रखाव करता है। ये देखिए, हमने बात करी थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा रेड में जो बनाया गया है रेड कलर से, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्वर्णिम चतुर्भुज है हमारा। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो हमारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो देख लो कितना बड़ा नेशनल हाईवे है हमारा, तो इसको हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारा सिलचार को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचार को पोरबंदर से जोड़ता है। तो इस तरीके से हमारे जो ये कॉरिडोर्स हैं वो आप देख सकते हो, इनकी लेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा लंबी है और इनके जो रख रखाव है वो किसके द्वारा करे जाते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल हाईवेज़ को जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी रख रखाव किया जाता है। फिर स्टेट हाईवे से पहले एक फैक्ट है कि जो हमारा पहला नेशनल हाईवे है उसका नाम क्या है और
कहाँ से कहाँ तक ये बनाया गया था? तो दिल्ली और अमृतसर के बीच में बनाया गया था। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। यानी अगर कोई आपसे पूछता है, आपके एग्ज़ाम में आता है कि नेशनल हाईवे के बारे में आपने कुछ लिखना है, 2 नंबर में मान लो आ जाता है, तो आप नेशनल हाईवे बताओगे। सबसे पहले क्या होता है? सड़क परिवहन के अंतर्गत आते हैं। नेशनल हाईवे की जो रख रखाव है वो कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। और हमारा जो पहला नेशनल हाईवे है उसका नाम क्या है? शेरशाह सूरी मार्ग है। ये दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा स्टेट हाईवे। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य राजमार्ग बोलते हैं। इन सड़कों का निर्माण और रख रखाव हमारे PWD डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। फिर है जिला सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालयों को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती हैं। इन सड़कों का रख रखाव कौन करता है? जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है, जिले की सड़कें हैं तो कौन रख रखाव करेगा? जिला परिषद करेगी। अन्य सड़कें जो गाँव को गाँव से या फिर गाँव को कस्बों से जोड़ती हैं, उन सड़कों को अन्य सड़कों की श्रेणी में रखा गया है। इनका निर्माण जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया गया था। इस योजना के तहत देश के हर गाँव को एक प्रमुख शहर से सभी मौसम में मोटर योग्य सड़क से जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। यानी ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई हैं जिसमें अन्य सड़कें बनाई जाती हैं। जैसे हमारे गाँव की सड़कें जो हैं वो कौन सी योजना के तहत बनती हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। सीमा सड़कें हैं फिर हमारी लास्ट जो क्लासिफिकेशन है। सीमा सड़क संगठन देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करती हैं। इस संगठन की स्थापना 1960 में उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए की गई थी। फिर है प्रयुक्त सामग्री के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण, यानी कि जो सामग्री हमारे पास है उसके आधार पर कैसे क्लासिफाई किया गया है सड़कों को। सबसे पहले आती हैं पक्की सड़कें। सबसे पहले आती हैं हमारी पक्की सड़कें। पक्की सड़कें कौन सी होती हैं? वे सीमेंट, कंक्रीट या कोयले के कोलातर से बनी होती हैं। यानी पक्की सड़क कौन सी होगी? जिसमें सीमेंट और कंक्रीट का यूज़ किया गया होगा, उन सड़कों को क्या बोलते हैं? पक्की सड़कें बोलते हैं। इसलिए ये सभी मौसम की सड़कें हैं। यानी मौसम आपका कैसा भी हो, वर्षा वाला हो, पतझड़ वाला हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यानी कोई भी मौसम हो, सभी मौसमों के लिए क्या हैं? उपलब्ध होती हैं। सभी मौसम की सड़कें हो सकती हैं। कच्ची सड़कें कौन सी होंगी? जो मिट्टी, कुचली या चट्टान से बनी होती हैं और केवल शुष्क मौसम में ही उपयोग की जाती है। कच्ची सड़कें कौन सी होती हैं हमारी? मेनली जो हमने देखा है कि जब हम लोग खेत वगैरह में जाते तो वहाँ पर सड़कें पक्की नहीं होती हैं। हालांकि आजकल जो है वो होने लगी हैं, लेकिन पहले के टाइम पर क्या होती थी? मिट्टी से बनी हुई वो सड़कें होती थी। तो मिट्टी की सड़कें या फिर चट्टान से जो सड़कें बनी होती हैं, और वो सिर्फ शुष्क मौसम में, यानी कि अगर सूखा है, बारिश नहीं हो रही है, तो सिर्फ उस मौसम में हम लोग क्या कर सकते हैं? उन सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं। बरसात के मौसम में इनका उपयोग नहीं होता। यानी बरसात के मौसम में क्या हो जाता है? मिट्टी जो है वो अगर उसमें दलदल जो है वो हो जाता है, मार्शी एरिया वहाँ पे बन जाता है। आप अच्छे तरीके से परिवहन उस सड़क पर नहीं कर सकते। तो 2 तरीके की सड़कें होती हैं हमारी सामग्री के आधार पर, यानी किस किस कंपोजिशन का यूज़ करके, किस किस मैटर का यूज़ करके वो बनाई गई हैं, उसके आधार पर हम लोग इनको 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सड़क परिवहन की प्रमुख समस्याएं। हमारे सड़क परिवहन के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? सबसे पहले हैं आधी सड़कें कच्ची सड़कें हैं और बरसात के मौसम में उपयोग से बाहर हो जाती हैं। यानी कि हमारी जो सड़क नेटवर्क है उसमें मोस्टली सड़कें जो हैं वो आधी, लगभग 50% जो सड़कें हैं वो कच्ची सड़कें हैं और बरसात के मौसम में इनका प्रयोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट है परिवहन और यात्रियों की तुलना में सड़कें अपर्याप्त हैं। जिस रेशो में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है और पैसेंजर्स हैं, उस रेशो में हमारी सड़कें जो हैं वो नहीं बनी हुई, यानी सड़कें अपर्याप्त हैं, जितनी हम होनी चाहिए उससे कम हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण सड़कें संकरी और भीड़ भाड़ वाली हैं। आजकल व्हीकल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो सड़कें हैं वो भीड़ भाड़ वाली हो गई हैं, संकरी हो गई, यानी नैरो जो हैं वो हो गई हैं। इससे ट्रैफिक जाम और रोड रेज होती है। अब सड़कें जो हैं वो तो पहले वाली हैं, 2 लेन 4 लेन तक की हैं, और तो उसमें क्या है, जाम हो जाता है। जब व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं तो ट्रैफिक जाम की समस्याएं आती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त है, यानी जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं जो 6 लेन के बने हुए हैं, हालांकि उन पर जाम तो नहीं होता, लेकिन वो अपर्याप्त मात्रा में है। जितने हैं उतने सफिशिएंट नहीं हैं, इनसफिशिएंट उनकी नंबर है।
तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, सिर्फ सड़क परिवहन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेलवे, पाइपलाइन और वायु परिवहन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको सड़क परिवहन में कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग गाइज।